बस आज किसी तरह मेरा रिश्ता हो जाए। ओह हेलो दीदी, खाना बना कि नहीं? लड़के वाले आते ही होंगे। हाँ, बस थोड़ी ही रोटियां रह गई हैं पायल। ये है गोरी खूबसूरत पायल, जो इस काली सांवली लड़की दिशा की छोटी बहन है। पायल दूध जैसी गोरी है और दिशा तवे जैसी काली। थोड़े समय बाद दिशा खाना बनाकर घर के अंदर आती है। अंदर उसके गरीब माता पिता मीनल और हरिया बैठे थे। दिशा, जाकर अच्छे से तैयार हो जा, ताकि लड़के वालों के सामने तेरा काला रंग दिखाई ना दे। हजार रिश्ते आए दिशा को, पर इसके काले रंग की वजह से कोई भी दिशा से रिश्ता करने को राजी नहीं है। काले रंग के चलते मीनल, हरिया और पायल तीनों दिशा से नफरत करते हैं। थोड़े समय बाद हरिया के घर एक अरुण नाम का लड़का और उसकी माँ शांति आती है। ये आपकी बेटी दिशा है? हाँ जी, ये मेरी छोटी बेटी पायल है। दिशा अपने कमरे में है। पायल बिटिया, जा दिशा को लेकर आ। थोड़े समय बाद पायल दिशा को लेकर सबके सामने आती है। ये हमारी बड़ी बेटी दिशा है। माँ, ये तो कितनी काली है। मुझे नहीं करनी इस काली दिशा से शादी। हाँ बेटा, ये तो सच में काफी काली है। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। क्या हुआ बहन? भाई साहब, मेरे बेटे अरुण को आपकी छोटी बेटी पायल पसंद है। क्या आप पायल की शादी मेरे बेटे से करवा सकते हैं? अगर हमने दिशा से पहले पायल की शादी करवा दी तो सब लोग तरह तरह की बातें करेंगे। और वैसे भी जब तक बड़ी बेटी की शादी नहीं हो जाती तब तक हम छोटी बेटी की शादी कैसे करवा सकते हैं? ठीक है, हम चलते हैं। दोनों वहां से चले जाते हैं। अजी, जब पायल उन्हें पसंद आ रही थी तो आपने रिश्ते के लिए हाँ क्यों नहीं कहा? मीनल, अगर हम दिशा से पहले पायल की शादी करवा देंगे तो इस दिशा को जीवन में कभी रिश्ते नहीं आएंगे। इस डर से मैं पायल का जीवन बर्बाद नहीं होने देना चाहती हूँ। फिर क्या था, हरिया और मीनल में बहस शुरू हो जाती है। मैंने कह दिया ना एक बार कि पहले पायल की शादी होगी। बाबा, माँ सही कह रही है। मेरी वजह से आप पायल की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? हाँ, ताकि तू जीवन भर हमारी ही छाती पर बैठी रहे। बाबा, आप पायल की शादी करवा दीजिए। उसके साल भर के बाद अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं खुद इस घर से चली जाऊंगी या अपनी जान दे दूंगी। दिशा अपने कमरे में चली जाती है। अगर ऐसा है तो अब जो भी रिश्ता पायल को पसंद करेगा हम पायल की शादी करवा देंगे। इधर दिशा अपने कमरे में बैठी रो रही थी। क्यों आपने मुझे ऐसा बनाया भगवान जी? क्यों मैं अपने ही परिवार की बर्बादी का जरिया बन गई हूँ? कुछ दिन यूं ही बीतने लगे। हरिया रोज खेत में जाकर काम करने लगा। हरिया उसी गांव में दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है। एक शाम शामू हरिया के घर आता है। हरिया भाई, एक बहुत ही अमीर परिवार के लड़के का रिश्ता है, पर डर ये है कि हर रिश्ते की तरह शायद इस रिश्ते में भी कोई बात नहीं बन पाएगी। शामू भाई, आप दिशा को छोड़िए, आप पायल के रिश्ते की बात करिए। क्या बड़ी बहन से पहले छोटी की शादी? हाँ, अब बड़ी के चक्कर में हम छोटी की जिंदगी क्यों बर्बाद करें? आप ये रिश्ता पायल के लिए लेकर आइए। अगले दिन शामू उसी गांव में रहने वाले एक अमीर लड़के दीपक और इसके माता पिता हरीश मेनका को लेकर हरिया के घर आता है। दोनों परिवार में बातचीत होने लगती है। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। तभी दिशा सबको चाय नाश्ता ला कर देती है। हमारी पायल बिटिया है ही इतनी सुंदर कि ये हर किसी को एक ही नजर में पसंद आ जाती है। तभी दीपक दिशा को देखता है। दिशा जी की शादी हो गई है? नहीं बेटा। माँ, पिताजी, एक मिनट बाहर आइए। तीनों बाहर चले जाते हैं। ये अचानक बाहर क्यों चले गए? इस कलौटी को देखकर रिश्ते के लिए ना तो नहीं कह देंगे। ये इतना अमीर रिश्ता है, ये इसे हाथ से जाने नहीं देना होगा। इधर दीपक और उसके माता पिता बाहर खड़े थे। क्या हुआ बेटा, तू अचानक ऐसे हमें बाहर क्यों लेकर आ गया? माँ, मुझे पायल नहीं दिशा पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। क्या तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना दीपक? ये क्या बकवास किए जा रहा है तू? आपने देखा नहीं, पायल से ज्यादा संस्कार तो दिशा में नजर आ रहे हैं और मुझे ऐसी ही सादगी वाली लड़की से शादी करनी है। अरे पर उस दिशा का रंग कितना काला है। लगता है इसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। माँ, मैं शादी करूंगा तो केवल दिशा से। अब अंदर चलकर आप मेरी और दिशा की शादी की बात कीजिए, वरना मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा। दोनों अंदर आते हैं। क्या हुआ हरीश भाई? मुझे पायल से नहीं, आपकी बड़ी बेटी दिशा से शादी करनी है। ये सुनकर हरिया और सबके होश उड़ जाते हैं। क्या? जी, दिशा जी के संस्कार और इनकी सादगी मेरे दिल को छू गई। अब मैं इन्हीं से शादी करूंगा। दीपक का दिमाग तो खराब नहीं हो गया?
ये इस कलोटी से शादी करेगा? बेटा हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ठीक है, हम 8 दिन बाद ही बच्चों की शादी करवा देते हैं। हरीश और उसके परिवार वाले वहां से चले जा। बाबा, मुझे दीपक से शादी करनी थी, फिर आपने इस कलोटी के रिश्ते के लिए हाँ क्यों कहा? बेटा अब उस दीपक ने दिशा को पसंद किया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इस कलूटी ने जरूर इस दीपक पर कोई जादू टोना किया होगा, तभी तो इतना अमीर लड़का मुझ जैसी सुंदर लड़की को छोड़कर इस तवे जैसी काली दिशा से शादी करने को राजी हो गया। हर बार पायल की जिंदगी में बर्बादी ही लेकर आती है ये लड़की। सब दिशा को काफी खरी खोटी सुनाते हैं। 4 दिन बाद पायल मीनल बाजार में सब्जी ले रहे थे, तभी वहां मेनका आती है। शादी की तैयारियां हो गई? जी बस चल रही है। एक बात बोलूं मीनल बहन, मैं चाहती थी कि पायल हमारे घर की बहू बने, पर पता नहीं दीपक को कहां से दिशा पसंद आ गई। आप मेरी बात का बुरा मत मानना, पर दिशा मेरे बेटे को बिल्कुल भी सूट नहीं करती है। अब क्या बताएं आपको समधन जी, हम खुद इस रिश्ते से नाखुश हैं। वो दिशा ना एक नंबर की पनौती है। जब से वो पैदा हुई है हमारे जीवन में बर्बादी ही छाई हुई है। अब देखिए, उसने पायल की खुशियों को भी मुहर लगा दिया। सालों से उसे कोई लड़का पसंद नहीं कर रहा था, और जब पायल के रिश्ते की बात आई तो पायल के बजाय दीपक को दिशा पसंद आ गई। मैं भी उस लड़की को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। मेनका वहां से चली जाती है। देखा माँ आपने, ये अब भी मुझे पसंद करते हैं। ये चाहते हैं कि मैं ही इनके घर की बहू बनूं। अगर ऐसा है तो हमें दिशा को रास्ते से हटाना ही होगा। दोनों माँ बेटियां घर आती हैं। रात का समय दिशा गांव में सड़क से राशन लेकर पैदल घर की ओर जा रही थी। मैंने सही किया ना, पर यह करना जरूरी भी था मुझे। इधर मेनल और पायल घर में बैठे खाना बना रहे थे। अब इस रोटी में मैं जहर मिलाकर ये रोटी दिशा को खिला दूंगी, ताकि दिशा का नामो निशान हमेशा के लिए इस धरती से मिट जाए। मीनल एक रोटी में जहर मिला देती है। थोड़े समय बाद सब घर में बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी मीनल वो जहर मिली रोटी दिशा को देती है और दिशा वो रोटी खाने लगती है। खाओ दीदी खाओ, ये जहर मिली रोटी मजे से खाओ, क्योंकि इसके बाद तुम मेरे और दीपक के रास्ते से हमेशा के लिए हटने वाली हो। तभी दिशा वो पूरी रोटी खा जाती है। थोड़े समय बाद दीपक हरिया के घर आता है। दामाद जी आप यहाँ? दिशा, आज जो तुमने मुझसे कहा, मैंने उस बात के बारे में काफी सोचा और मैंने ये फैसला किया कि मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मैं पायल से शादी करूंगा दिशा। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। ये क्या बोल रहे हो आप दामाद जी? माँ जी, मुझे दिशा ने बताया कि ये एक खतरनाक जानलेवा बीमारी से जूझ रही है और इसकी इच्छा है कि मेरी शादी इससे नहीं पायल से हो। अब दिशा की इस इच्छा का मान रखते हुए मैं पायल से शादी करने को तैयार हूँ। दीपक जी, मैं आपका यह एहसान जीवन भर नहीं भूल पाऊंगी। दिशा, जीवन में तुम्हें कोई भी परेशानी हो, अपने इस दोस्त को याद कर लेना। दीपक वहां से चला जाता है। ये सब क्या है दीदी? आपने दीपक जी से झूठ क्यों कहा कि आपको बीमारी है? अब मैं तेरी बड़ी बहन हूँ पायल। मैं अपनी छोटी बहन की खुशियों को कुर्बान करके खुद खुशियाँ कैसे पा सकती हूँ? मैं जानती हूँ तुम दीपक को पसंद करती हो, इसलिए मैंने ये सब नाटक किया। दीदी, आप मेरे बारे में इतना अच्छा सोचती हो और हमने आपके साथ इतना बुरा किया। तभी दिशा को खून की उल्टियां होने लगती हैं और वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर सब दिशा को हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहां दिशा की जान तो बच जाती है, पर वो कोमा में चली जाती है। ये कैसा पाप हो गया मुझसे भगवान जी, मैंने अपनी देवी जैसी बच्ची को जहर दे दिया। सब दिशा की हालत देखकर खूब रोने लगते हैं। तभी कुछ दिनों बाद दिशा की इच्छा का मान रखते हुए पायल दीपक से शादी कर लेती है और दिशा की ये इच्छा पूरी हो जाती है। दोस्तों, यही तो रिश्तों की हकीकत होती है। रिश्ते जब खून के होते हैं ना, तो वो रिश्ते अपनी खुशियों को कुर्बान करके अपने खून की खुशियों को पूरा करते हैं, जैसे दिशा ने किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली ऐसी नई मजेदार कहानी के साथ। जानवी राजपुर गांव में अपने गरीब माता पिता पीयूष, मनीषा और बड़ी सौतेली बहन कशिश के साथ अपने छोटे से घर में रहती है। मनीषा और पीयूष जानवी की हर खुशी को पूरा करते थे और कशिश को अपने घर की नौकरानी समझते हैं। पढ़ाई पूरी होते ही जानवी को एक अमीर लड़के रोहन से प्यार हो जाता है और मनीषा, पीयूष जानवी की शादी रोहन से करवा देते हैं। शादी की पहली रात जानवी अपने ससुराल में थी। वहाँ उसके सास ससुर दीपक, उर्मिला, ननंद पायल, देवर अजय और पति रोहन था। मेरे ससुराल वाले तो बहुत ही अमीर हैं। चलो अब मैं अपने सारे अरमान पूरे कर पाऊंगी।
अगले दिन सवेरे जानवी बाहर आकर सबको चाय नाश्ता देती है, जिसके बाद रोहन अपने काम पर चला जाता है और अजय पायल दोनों कॉलेज चले जाते हैं। रोहन एक कंपनी में नौकरी करता है। कुछ दिन बाद जानवी कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। आहा, ये हीरोइन तो कितनी मॉडल है, कितने अच्छे कपड़े पहनती है ये। अब से मैं भी इसी तरह रहूंगी। तभी जानवी कमरे से बाहर आती है। बहू कहाँ जा रही है? माँ जी कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। बहू क्या काम है? माँ जी हर बात में आपकी टांग अड़ाना जरूरी नहीं है, समझी ना? जानवी ये कहकर बाहर चली जाती है। बहुत जुबान चलने लगी है ना बहू की, आने दे रोहन को, आज उसकी जम के खबर लेती हूँ मैं। थोड़े समय बाद रोहन घर आता है तो उर्मिला उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। तभी जानवी कई सारी शॉपिंग करके घर आती है। जानवी, माँ को सॉरी बोलो। किस लिए? तुम्हें माँ को ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए था। मैंने कोई गाली नहीं दी इन्हें जो सॉरी बोलूं मैं। जानवी कमरे में चली जाती है। देखा देखा तूने कैसे जवाब देकर गई है। रोहन कमरे में आता है। जानवी, ये क्या बदतमीजी है? अरे यार, आप सबकी प्रॉब्लम क्या है? क्यों मेरे पीछे पड़े हो आप सब? अगर आप सब मुझ पर ऐसे ही ज्यादती करोगे ना तो मैं हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। जानवी बेड पर लेट जाती है। अगले दिन सब बाहर बैठे थे। तभी जानवी मॉडल शर्ट कपड़े पहनकर कमरे से बाहर आती है। बहू, अरे ये क्या बचकाने कपड़े पहने हैं तूने? ये फैशन है माँ जी। माँ, आजकल सब पहनते हैं ऐसे कपड़े। होता होगा फैशन, हमारे घर की बहू बेटियां ऐसे छोटे कपड़े नहीं पहनती। रोहन जी, मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, थोड़े टाइम में लौट आऊंगी। तभी जानवी घर से बाहर चली जाती है। अरे बेहुदे, कैसा मर्द है तू, अपनी पत्नी को भी काबू नहीं रख सकता। ऐसे छोटे कपड़े पहनकर वो तेरे सामने बाहर चली गई और तुझे जरा भी शर्म नहीं आई। माँ, इतना रोकथाम ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आपकी इन हरकतों से परेशान होकर जानवी हमेशा के लिए इस घर से चली जाए। उसे अपने तरीके से जीने दीजिए माँ। रोहन बाहर चला जाता है। अब इसी तरह जानवी हर दिन नए नए तरीके के मॉडल कपड़े पहनने लगी और बार बार घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ पार्टियों में जाने लगी। एक शाम जानवी नशे में धुत लड़खड़ाते हुए घर आती है। जानवी, तुम शराब पीकर आई हो? अरे वो रिया ने थोड़ी सी पिलाई, फिर ना मैं पूरी बॉटल ही गटक गई। जानवी लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। देखा बेटा, ये तो होना ही था, और दे छूट। अगले दिन रोहन जानवी को बाहर जाने से रोकता है। रोहन जी, मेरी सहेली की कल शादी है और मुझे उसके साथ शॉपिंग करने जाना है। मैं शाम तक लौट आऊंगी। मैंने कहा ना जानवी, तुम कहीं नहीं जाओगी, वरना मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। ठीक है, दे देना। अरे आप मर्दों को और आता ही क्या है। जानवी घर से बाहर चली जाती है। बेटा, इतना मत सोच, उगता वही है जो हम बोते हैं। अब बोए काटे तो बबूल के फूल नहीं खिलने वाले, काटे ही तो निकलेंगे ना। इसीलिए अब जैसा बोया वैसा सहे। रोहन भी जानवी की हरकतें देखकर परेशान हो जाता है। इधर कशिश अपने सौतेले माता पिता के कहर से हर दिन घुट घुट कर जी रही थी। एक शाम मनीषा पीयूष की बस हादसे में मौत हो जाती है। ये जानकर कशिश खूब रोने लगती है। अब वो अकेली हो चुकी थी। कुछ दिन बाद अब जीवन का गुजारा करने के लिए कशिश गांव में एक अमीर महिला सुजाता के घर में झाड़ू पोछा का काम करने लगी। करीब 1 महीने बाद कशिश सुजाता से अपने महीने भर की मजदूरी के पैसे मांगती है। अरे काय के पैसे, चल निकल यहाँ से, मैं तुझे अभी इसी समय काम से निकालती हूँ। सुजाता दरवाजा बंद करके घर के अंदर चली आती है। अरे अब मैं शामू का उधार लिया पैसा कैसे लौटा पाऊंगी। तभी सामने एक कार में रोहन आता है। वो कशिश को देखकर उसके पास आता है। कशिश, क्या हुआ? तभी कशिश रोहन को सारी बात बताती है। तुम रोना बंद करो कशिश, तुम मेरे साथ चलो। रोहन कशिश को अपने घर लेकर आता है। रोहन जी, आप इसे यहाँ क्यों लेकर आए? कैसी बहन हो तुम? तुम्हारी बहन अकेले इतना संघर्ष करके परेशानी में जी रही है और तुम्हें इसकी जरा सी परवाह नहीं है। जी, मैं क्यों इसकी परवाह करूं? जो इसके नसीब में है वही इसे मिल रहा है। कशिश इसी घर में रहेगी। तभी रोहन कशिश को अपने घर में रख लेता है। अगले दिन कशिश सवेरे के 6 बजे उठकर घर की सारी साफ सफाई करती है। उस समय सब सोए हुए थे। तभी वो सारे कपड़े धोकर घर के सारे काम करके चाय नाश्ते की व्यवस्था करती है।
सुबह के 8 बजे जब सब कमरे से बाहर आते हैं तो घर की हालत और चाय नाश्ता देखकर सब दंग रह जाते हैं। अरे इतने सारे काम किसने कर दिए? ये मैंने किया है काकी जी। मुझे बचपन से ही ना सवेरे जल्दी उठकर काम करने की आदत है, तो मैंने सोचा कि मैं ही यहाँ के सारे काम कर लेती हूँ। अरे वाह बिटिया, तू तो बड़ी संस्कारी है। चलो अच्छा हुआ ये कशिश यहाँ आ गई, अब मेरे सारे काम ये करेगी। थोड़े समय बाद सब चाय नाश्ता करते हैं। उसके बाद जानवी अपने सारे काम कशिश को समझाकर घर से बाहर चली जाती है और कशिश घर के सभी काम बहुत अच्छे से करने लगती है। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। कशिश अपनी अच्छाई और सबकी सेवा करने में सबके दिलों में अपनी जगह बना लेती है। एक शाम कशिश रसोई में खाने की व्यवस्था कर रही थी और सब बाहर बैठे थे। उस समय जानवी घर में नहीं थी। देखो भला कितना अंतर है दोनों बहनों में। एक देखो जो सारा दिन आधे कपड़े पहनकर बाहर घूमती रहती है, जिसे न ससुराल वालों का डर न पति का, और एक ये है कशिश बिटिया जिसका इस घर में कोई रिश्ता भी नहीं है, फिर भी ये यहाँ के सारे काम कितने अच्छे से करती है। काश कि तेरी शादी कशिश से हुई होती रोहन, तो कशिश आज इस घर को स्वर्ग बना देती थी। कुछ दिनों बाद जानवी और कशिश दोनों मार्केट से एक ऑटो से घर आ रहे थे। तभी उस ऑटो के साथ एक दुर्घटना हो जाती है जिसमें जानवी का एक पैर फ्रैक्चर हो जाता है और कशिश का एक हाथ। 2 दिन बाद दोनों घर में रोहन के कमरे में थे। तभी उर्मिला दूध लेकर कमरे में आती है। कशिश बेटा, ये ले दूध पी ले, तुझे ताकत मिलेगी। तभी उर्मिला अपने हाथों से कशिश को दूध पिलाकर बाहर चली जाती है। माँ जी ने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं, जबकि चोट तो मुझे भी लगी है ना। तभी रोहन कमरे में आता है। कशिश, तुमने दवाई ली या नहीं? हाँ रोहन जी, बस ले रही हूँ। अरे ऐसे कैसे ले रही हो? अगर तुम दवाई ही समय से नहीं लोगी तो तुम्हारा हाथ कैसे ठीक होगा? चलो मुंह खोलो, दवाई लो। रोहन कशिश को दवा देकर कमरे से बाहर चला जाता है और वो भी जानवी की खैर नहीं पूछता। अब इसी तरह हर दिन परिवार के सभी लोग केवल कशिश की तबीयत को पूछने लगे और जानवी की ना कोई तबीयत के बारे में पूछता, ना ही कोई उसकी सेवा करता। एक दिन रात में सब कमरे में थे, तभी जानवी रोने लगती है। क्या हुआ जानवी? इतने लोग हैं मेरे ससुराल में, पर इतने दिन से एक ने भी मेरी तबीयत का हाल नहीं पूछा। मैंने खाना खाया कि नहीं, दवा ली कि नहीं, ये कभी किसी ने नहीं पूछा। बहू, तुझे अपने तरीके से जीने की आदत है ना। अब क्या पता अगर हमने तुझे दवाई पूछा या तेरी सेवा की तो शायद उसमें भी तुझे हमारी कोई गलती लगे। और कहीं तुम ये ना समझो कि हम तुम पर अब भी रोकथाम कर रहे हैं। अब तुम्हारा क्या भरोसा, तुम कभी भी किसी को कुछ भी बोल देती हो। इसीलिए कहते हैं भाभी कि हमेशा अपने बड़ों की इज्जत करो। जो हम बोते हैं ना, हमें वही फल भी मिलता है। ये सुनकर जानवी फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपनी जिम्मेदारियां ही नहीं समझ पाई, मुझे माफ कर दीजिए। तो फाइनली जानवी को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। उसके बाद कुछ ही दिनों में दोनों बहनें ठीक हो जाती हैं और अब जानवी अपनी मॉडल लाइफ छोड़कर अपने ससुराल वालों की हर दिन खूब सेवा करने लगी और एक अच्छी संस्कारी बहू बनकर सबका दिल जीत कर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। हाँ, जानवी जल्दी जल्दी रोटियां डाल, वरना ये चूल्हे की गर्म भाप तेरे गोरे रंग को काला कर देगी। तभी घर में जानवी की माँ हेमानी आती है। माँ, कब से गए थे आप बाहर? लीजिए आकर रोटी डालिए, मुझसे नहीं बैठा जा रहा इस चूल्हे की गर्मी में। जानवी उठकर घर से बाहर चली जाती है। ओहो, ये लड़की भी ना जरा सा काम क्या दो इसे, जमाने भर का तमाशा बनाकर रख देती है ये। तभी हेमानी खाना बनाने लग जाती है। इधर जानवी घर के आंगन में गांव के छोटे बच्चों के साथ कंचे खेल रही थी। जानवी जवान जरूर हो चुकी थी, पर उसका बचपना अभी तक नहीं गया था। जानवी का शोर सुनकर अंदर बैठी हेमानी गुस्से में कहती है, ये देखो, मौका मिला नहीं कि चली गई जानवी बच्चों में खेलने के लिए। ना जाने कब इस लड़की को अकल आएगी। शाम का समय जानवी का पिता हरिया अपने काम से घर आता है। हरिया इसी गांव में दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है। हरिया और उसके परिवार वाले बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। तभी तीनों खाने के लिए बैठते हैं। जानवी, तुमने घरेलू काम सारे सीख लिए ना? काय के सीख लिए? अरे इसे तो अभी रोटी तक डालनी नहीं आती। ये देखिए कैसी रोटी डाली है इसने, ऐसे लग रहा है जैसे आटे को जबरदस्ती तवे पर गरम किया गया हो। जानवी, मैंने कहा था ना तुम्हें
कि तुम अपनी माँ से खाना बनाना, घर के ये सब काम सीख लो। जी, बच्चों में खेलने से फुर्सत मिले तब जाकर ये काम सीखेगी ना। जानवी, अब तुम बच्ची नहीं रही, अब तुम जवान हो चुकी हो। कल को अगर तुम्हारी शादी हो गई तो? बाबा, जब का तब देख लेंगे, अभी मुझे खाना खाने दीजिए, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। जानवी ऐसी ही थी, वो अपने माता पिता की एक नहीं सुनती। उसे घरेलू काम, खाना बनाना ये सब कुछ भी नहीं आता था। वो बस सारा दिन गांव के बच्चों के साथ खेलना कूदना यही सब करती थी। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। एक दिन जानवी को इसी गांव में रहने वाले एक अमीर लड़के अजय का रिश्ता आता है और आनन फानन में अजय और जानवी की शादी हो जाती है। जानवी दिखने में बहुत सुंदर थी, इसलिए अजय ने उसे पहली ही नजर में पसंद कर लिया था। अब बिटिया चली गई तो घर कितना वीरान हो गया है जी। मुझे जानवी की बहुत याद आ रही है हेमानी। पता नहीं जानवी ससुराल में कैसे सब संभालेगी। अरे उसे तो खाना बनाना तक नहीं आता। कितनी बार कहा था मैंने जानवी से कि बिटिया खाना बनाना सीख ले, पर वो मेरी एक नहीं सुनती। इधर जानवी अपने अमीर बड़े से ससुराल में सबके सामने दुल्हन के अवतार में बैठी थी। जानवी बहू, इस घर की परंपरा है कि घर में जो भी नई बहू आती है वो घर प्रवेश करते ही मीठा बनाती है। तो सामने रसोई है, तू जाकर अपने हाथों से सबके लिए कुछ मीठा अच्छा बना दे। अरे बाप रे, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं, अब मैं मीठा कैसे बनाऊं? तुम भी कमाल करती हो मीनाक्षी। शादी की भाग दौड़ में बहू और हम सब बहुत थक चुके हैं। बेचारी बहू इतनी थकान में कैसे मीठा बना पाएगी? वो कल सवेरे सबके लिए मीठा बना देगी। अभी सब जाकर आराम करते हैं। हाँ माँ, सब काफी थक चुके हैं और अभी कुछ खाने का मन भी नहीं है। ठीक है बहू, तो कल सवेरे अपने हाथों से सबके लिए मीठा बना देना। जानवी के ससुराल वाले बहुत अमीर हैं। उसके ससुराल में उसके सास ससुर, जेठ जेठानी और ननद थी। तभी सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अब कल कैसे बना पाऊंगी मैं मीठा? अगर यहाँ सबको पता चला कि मुझे खाना बनाना नहीं आता तो सब मुझ पर कितना हंसेंगे, मेरा मजाक बनाएंगे। क्या हुआ जानवी, सो जाओ। हाँ जी, बस 2 मिनट में सोती हूँ। क्या करूँ अब? माँ सही कहती थी कि खाना बनाना सीख ले, पर मैं ही पागल उनकी बातों पे ध्यान ही नहीं देती थी। करीब 1 घंटा बीत जाता है। जानवी अब तक बेड पर बैठी कल के बारे में सोच रही थी। अजय गहरी नींद में सोया था। क्या करूं क्या करूं? कुछ सोच जानवी। जानवी कमरे में टहल रही थी। एक काम करती हूँ, मैं अपने मायके जाती हूँ और माँ को कुछ मीठा बनाने लगाती हूँ और वो मीठा चुपके से यहाँ लाकर रख देती हूँ। फिर कल सुबह सबको कह दूंगी कि ये मीठा मैंने बनाया है। हाँ, यही ठीक रहेगा। रात के 12 बज रहे थे। सब घर में गहरी नींद में सोए थे। तभी जानवी चुपके से कमरे के बाहर आती है और धीरे से घर का दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती है। यहाँ तो कितना अंधेरा है। अच्छा हुआ मेरा मायका इसी गांव में है। तभी जानवी दौड़ते दौड़ते अपने मायके, अपने घर के बाहर आती है। मैं अपने घर पहुंच गई। रात के करीब 1 बजने को आए थे। तभी जानवी अपने घर का दरवाजा खटखटाती है तो दरवाजे की आवाज से अंदर सोए हेमानी हरिया नींद से जाग जाते हैं। इतनी रात को कौन आया होगा जी? तभी हरिया उठकर दरवाजा खोलता है तो सामने जानवी खड़ी थी। जानवी, तुम? जानवी अंदर आती है। जानवी, क्या हुआ बिटिया? तुम इतनी रात को यहाँ? सब ठीक है ना बिटिया? क्या हुआ मेरी बच्ची? तू इतनी रात को अपने ससुराल से क्यों चली आई? माँ, बाबा, मैं यहाँ पर मीठा लेने आई हूँ। क्या मीठा? इतनी रात को तू अकेले यहाँ मीठा लेने आई, वो भी शादी के पहले दिन? अरे तेरा दिमाग खराब है क्या जानवी? माँ मेरी बात तो सुनिए। तभी जानवी अपने माता पिता को अपने ससुराल की सारी बात बताती है। अब माँ जी कल मुझे मीठा बनाने को कहेंगी तो मैं कैसे बना पाऊंगी मीठा? मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। अब आप जल्दी से मुझे मीठा बना कर दीजिए ताकि मैं उसे अपने साथ अपने ससुराल लेकर जाऊं। बेटा, तुम ऐसे अचानक बिना किसी को बताए यहाँ चली आई। वहाँ अगर किसी को पता चला तो वो लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? घर में सब सोए हुए हैं बाबा। माँ जल्दी बनाइए ना मीठा, मुझे सवेरा होने से पहले ससुराल पहुंचना है। कहती थी ना मैं तुझसे कि खाना बनाना सीख ले।
अब देख, फंस गई ना मुसीबत में। माँ, आप मुझे बाद में डांट लेना, पहले आप जल्दी से मीठा बनाइए ना। तभी हिमानी मीठा बनाने बैठ जाती है। थोड़े समय बाद मीठा बनकर तैयार हो जाता है। अच्छा, मैं चलती हूँ। रुक बिटिया, मैं अभी तेरे साथ चलता हूँ। इतनी रात को तू अकेली कैसे जाएगी? अरे पागल लड़की, अगली बार ऐसे अकेली मत चली आना तू। तभी हरिया जानवी को अपनी साइकिल पर बिठाकर उसके ससुराल लेकर आता है। बिटिया, अब तुझे कुछ भी जरूरत हो तो तू हमें बता देना, ऐसे अकेली मत आना। ठीक है बाबा। जानवी चुपके से घर के अंदर आती है और अपने कमरे में चली जाती है। घर में सब सोए थे। अच्छा हुआ कोई नींद से जागा नहीं। अगले दिन सवेरे जानवी सबसे पहले जागकर मीठा लेकर रसोई में आती है और थोड़े समय बाद जब सब जागते हैं तो वही मीठा गर्म करके सबको देती है। जैसे ही सब मीठा खाते हैं तो सबकी आंखें और मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्या हुआ माँ जी, अच्छा बनाया ना मीठा? अरे ये मीठा है या नमकीन, इसमें चीनी कहाँ है? नमकीन? पर मैंने तो मीठा ही बनाया है। तभी जानवी थोड़ा मीठा लेकर खाकर देखती है तो उस मीठे में नमक था। हिमानी ने घबराहट में चीनी की जगह मीठे में नमक डाल दिया था। सवेरे सवेरे मेरे मुंह का स्वाद बिगड़ गया। ऐसे कोई मीठा बनाता है क्या बहू? इतना नमकीन? सब जानवी को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। अरे जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। इतनी मेहनत से रात को अपने मायके जाकर मीठा बना कर ले आई और माँ ने मीठे में नमक डाल दिया। अरे सुन बहू, जब तुझे नमक और चीनी का अंतर ही नहीं पता तो तू खाना क्या खाक बनाएगी? क्या पता तू खाने में चीनी डाल दे। हमें अपना राशन और समय दोनों बर्बाद नहीं करना, इसीलिए रसोई के काम अनीता बहू संभालेगी और तू घर के दूसरे काम, सफाई, बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछा ये सब करेगी, समझी? समझ सकती हूँ मैं, गरीबी के कारण तुम्हारे घर में अच्छे पकवान नहीं बनते रहते होंगे ना, इसलिए तुझे खाना बनाना नहीं आता होगा। चल कोई नहीं, तू धीरे धीरे यहाँ सीख लेना सब। ये सुनकर जानवी के होश उड़ जाते हैं। अरे जब यही सब करना था मुझे तो इतना तमाशा क्यों लगाया? मैंने खामखा अपनी पूरी रात बर्बाद की। जानवी का अपने ससुराल में ये पहला दिन बड़ा ही अजीबोगरीब निकला। जिस काम से वो बचना चाहती थी उसकी सास ने उसे उसी काम में हमेशा के लिए फंसा दिया। तो कभी कभी गलती भी हमारे लिए फायदेमंद साबित हो जाती है। उसके बाद जानवी अपने ससुराल में रसोई के काम छोड़कर बाकी सारे काम अच्छे से करने लगी और खुशी खुशी अपने ससुराल में अपना जीवन बिताने लगी। सवेरे से दोपहर हो गई पर एक भी ग्राहक नहीं आया मेरे पास। बीते दिनों से इस इलाके में मेरी कमाई ही नहीं हो रही है। लगता है अब मुझे अपना ठेला कहीं और लगाना होगा। ये है कोमल, जो सांगपुर गांव की एक गली में अपने ठेले पर मोमोज लिए खड़ी ग्राहकों के आने की राह देख रही थी। तभी शाम तक कोमल के पास केवल एक ही ग्राहक आता है। पूरे दिन में केवल 20 रुपए की ही कमाई हुई। कोमल अपना ठेला और मोमोज लेकर इसी गांव में अपने छोटे से घर में आती है जहां कोई नहीं था। कोमल अपने घर में अकेली रहती है। तभी वो थोड़े मोमोज खाकर चारपाई पर लेट जाती है और सामने दीवार पर लगी अपने माता पिता की तस्वीर को देखने लगती है। माँ, बाबा, आप क्यों मुझे इस संसार में अकेला छोड़कर चले गए? जब से आप दोनों मुझे छोड़कर गए हो तब से मुझे अकेले जीवन बिताने में बहुत तकलीफ हो रही है। कुछ महीने पहले ही एक सड़क हादसे में कोमल के माता पिता इस संसार से चल बसे थे। तब से कोमल अपने पिता का मोमोज का कारोबार करके बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रही थी। कोमल अनाथ थी, उसका इस संसार में अपना कहने वाला कोई नहीं था। अगले दिन कोमल अपने ठेले पर कई सारे मोमोज लेकर गांव के दूसरे स्थान पर आती है जहां पर लोगों की कई सारी भीड़ थी और वहां पर कई सारी दुकानें भी थी। हाँ, ये काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, मैं यही अपना ठेला लगा लेती हूँ। कोमल एक जगह ठेला लेकर खड़ी हो जाती है। मोमोज ले लो, 20 रुपए प्लेट में सस्ते मोमोज ले लो। कोमल बहुत ही सस्ते मोमोज बेचती थी। ये सुनकर सब लोग कोमल के पास आते हैं। अरे वाह, 20 रुपए प्लेट मोमोज। एक प्लेट मोमोज मुझे देना। जी साहब, अभी देती हूँ। हाँ, इतने सस्ते मोमोज तो मैंने आज तक नहीं देखे। बहन, मुझे भी एक प्लेट मोमोज देना। कोमल एक एक करके सारे ग्राहकों को मोमोज और चटनी दे दी जाती है। वाह, ये मोमोज तो बड़े ही स्वादिष्ट है। बहन, इतने सस्ते और स्वादिष्ट मोमोज तो मैंने आज तक नहीं खाए। सारे ग्राहक कोमल के मोमोज की तारीफ करते हैं। तभी हाथों हाथ दोपहर तक कोमल के सारे मोमोज बिक जाते हैं।
अरे वाह, इतनी जल्दी मेरे सारे मोमोज बिक गए। चलो यहाँ आकर तो मेरा अच्छा फायदा हो गया। अब कल से मैं ज्यादा मोमोज बनाकर लाऊंगी। कोमल घर चली जाती है। अगले दिन वो ज्यादा मोमोज बनाकर उसी इलाके में आती है और आज भी उसके पास कई सारे ग्राहक आते हैं और वो सब कोमल से मोमोज खरीद कर खाने लगते हैं। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। कोमल की यहाँ रोज अच्छी खासी कमाई होने लगी। एक शाम कोमल के पास कई सारे ग्राहक खड़े थे। तभी सामने खड़ा भेलपुरी बेचने वाला मनोहर कोमल और उसके ग्राहकों को देखता है। यार, ये लड़की जब से यहाँ आई है इसने तो हमारा धंधा ही चौपट कर दिया है। मनोहर पड़ोस वाले ठेले वाले के पास आता है जो अपने ठेले पर कचौड़ी आलू बेच रहा था। अरे मोहित भाई, ये लड़की कौन है जो मोमोज बेच रही है? पता नहीं भाई, पर जब से ये यहाँ आई है इसने तो हमारा धंधा ही खराब कर दिया है। हमारे सारे ग्राहक उसी के पास मोमोज खाने जा रहे हैं। हाँ ना यार, पहले तो हमारे पास कई सारे ग्राहक आते थे, पर जब से ये लड़की यहाँ आई है इसने हमारी कमाई ही बंद करके रख दी। इसका तो कुछ बंदोबस्त करना ही होगा भाई, वरना ये यहाँ रही तो हमारे भूखे रहने के दिन आ जाएंगे। दोनों कोमल की कमाई देखकर दंग रह जाते हैं। अगले दिन कोमल के पास कुछ ग्राहक खड़े मोमोज खा रहे थे। तभी मोहित और मनोहर सामने आते हैं। मनोहर भाई, चलो इस मोमोज वाली का धंधा खराब करके आते हैं। तुम पुड़िया लेकर आए हो ना? हाँ, बहुत ही खतरनाक है ये केमिकल। ये मिनटों में ही अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। तभी दोनों कोमल के पास आते हैं और उससे एक प्लेट मोमोज लेते हैं। मोहित भीड़ का फायदा उठाकर चुपके से उस मोमोज में वो केमिकल मिला देता है। अब ये मोमोज खाना शुरू कीजिए मोहित भाई। मोहित जैसे ही एक मोमोज खाता है वो केमिकल उसके मुंह में जाते ही उसका रंग खून की तरह लाल हो जाता है और मोहित के मुंह से खून जैसा पानी निकलने लगता है। अरे ये क्या, खून? ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। अरे बाप रे, खून! मोहित, क्या हुआ तुझे भाई? मोहित! तभी मोहित बेहोशी का नाटक करके वहीं गिर जाता है। क्या हुआ इन्हें? भैया उठिए, भैया। क्या मिलाया तूने अपने मोमोज में? मेरे मोमोज खाते ही मेरे भाई के मुंह से खून निकलने लग गया। नहीं नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं मिलाया अपने मोमोज में। मैं तो हमेशा अच्छे ही मोमोज बनाती हूँ। अरे बाप रे, कहीं इसके मोमोज में जहर तो नहीं है? हमें नहीं खाने ये मोमोज। सारे ग्राहक अपने हाथों में रखे मोमोज फेंक देते हैं। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने मोमोज में कुछ नहीं मिलाया। इसीलिए कहते हैं कि सस्ती चीजें कभी नहीं खानी चाहिए, उसकी वजह से ऐसा नुकसान होता है। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना लड़की, तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सारे ग्राहक कोमल के ठेले और मोमोज को सड़क पर फेंक कर वहां से चले जाते हैं। मेरा यकीन कीजिए भाई साहब, मैंने मोमोज में जहर नहीं मिलाया है। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, अब पुलिस ही तुम्हें मजा चखाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए भाई साहब, पुलिस को मत बुलाइए। मैं आपके भाई के इलाज का सारा खर्च दे देती हूँ। एक काम कर, 1 लाख रुपए दे और यहाँ से निकल जा, और दोबारा यहाँ कदम भी मत रखना। क्या? 1 लाख रुपए? पर इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो फिर चल थाने, अब पुलिस ही तुझे मजा चखाएगी। भगवान जी, ये कैसी दुविधा में फंस गई मैं। अगर मुझ पर पुलिस केस हो गया तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब क्या करूं मैं भगवान? जल्दी बोल, क्या करना है? बुलाऊं क्या पुलिस को? नहीं नहीं साहब, पुलिस को मत बुलाइए। देखिए मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। यहाँ मेरे भाई की जान खतरे में है, जल्दी बोल। मेरे पास केवल 20,000 रुपए हैं और एक घर है, बाकी कुछ नहीं है मेरे पास। चल मेरे साथ और मुझे अपना घर बेचकर अभी और इसी समय पैसे दे। तभी मनोहर एक आदमी को बुलाता है। भाई, आप मेरे इस भाई को हॉस्पिटल ले जाइए, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। वो आदमी मोहित को अपनी गाड़ी में लेकर वहाँ से चला जाता है और मनोहर कोमल के साथ उसके घर आता है। बड़ी आई थी ना हमारा धंधा खराब करने वाली, अब देख कैसे मैं तुझे बर्बाद करता हूँ। तभी कोमल अपने जीवन की सारी जमा पूंजी 20,000 रुपए लाकर मनोहर को देती है। मेरे पास इतने ही पैसे हैं और इस समय मुझसे कोई घर भी नहीं खरीदेगा। तू कैसे भी करके मुझे पैसे ला कर दे, मुझे मेरे भाई का इलाज करवाना है। ये कैसी दुविधा में फंस गई मैं भगवान, मेरी मदद कीजिए। कोमल आसपास के घरों में जाती है और उन्हें अपना घर खरीदने की बात कहती है। तभी एक धनी आदमी कोमल से 50,000 रुपए में उसका घर खरीद लेता है और वो पैसे कोमल मनोहर को दे देती है। जिसके बाद मनोहर पैसे लेकर मोहित के पास आता है, लेकिन मोहित तो बिल्कुल ठीक था। देखो भाई मोहित,
कितने सारे पैसे आ गए हमारे पास। उस लड़की को तो अच्छा बेवकूफ बनाया हमने। हाँ, अब हम आधे आधे पैसे बांट लेते हैं और मौज करते हैं। दोनों ने गरीब कोमल के साथ इतना बड़ा खेल खेला था। इधर कोमल एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं तो पूरी बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूं भगवान जी, कहाँ जाऊं मैं? कोमल फूट फूट कर रोने लगती है। अगले दिन सवेरे कोमल उसी पेड़ के नीचे उदास बैठी थी। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से चली ही जाती हूँ। कोमल पैदल ही गांव से बाहर निकल जाती है, क्योंकि उसके पास किराए के लिए भी पैसे नहीं थे। तभी चलते चलते वो जंगल के रास्ते आती है तो उसे सामने एक पुराना मंदिर दिखाई देता है। अरे, इतने घने जंगल में मंदिर! कोमल उस मंदिर में आती है तो वहां पर कोई नहीं था। तभी वो सामने फर्श पर देखती है तो वहां कई सारे सोने के सिक्के पड़े थे। हाँ, सोने के सिक्के, वो भी इतने सारे! कोमल सारे सोने के सिक्के समेटकर सामने दुर्गा माँ की मूर्ति के चरणों में रख देती है। माँ, ये सोने के सिक्के पता नहीं किसके हैं, मैं इन्हें यहाँ रख कर जा रही हूँ, जिसके भी होंगे वो लेने आ जाएगा। कोमल पूजा करके जैसे ही बाहर जाने लगती है तभी उसके सामने साक्षात दुर्गा माँ प्रकट होती हैं। रुक जाओ कोमल, ये सोने के सिक्के तुम्हारे लिए हैं। माता रानी, आप साक्षात मेरे सामने? कोमल माता रानी के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। आपके दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गई माँ। मुझे पता है कोमल, उन दोनों आदमियों ने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है। उन्हें उनके किए की सजा तो अवश्य मिलेगी, पर मैं तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगी। अब ये सारा सोना तुम्हारा है कोमल, इसे अपने साथ ले जाओ और अपने जीवन की नई शुरुआत करो। ये सुनकर कोमल बहुत खुश हो जाती है। तभी वो माता रानी का आशीर्वाद लेकर उनका धन्यवाद करती है और वो सारा सोना लेकर पास के गांव में आती है और वहां एक घर खरीदकर कपड़े बेचने का कारोबार करके खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। कंजूस बूढ़ी निर्मला अपने 3 बेटे अभय, कुमार, रमेश, 2 बहुएं काजल, पूजा, पति चमनलाल, इन सबके साथ अपने घर में रहती है। निर्मला के 2 बड़े बेटे अभय और कुमार कपड़े बेचने का कारोबार करते हैं और छोटा बेटा रमेश अभी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। एक दिन सवेरे दोनों बहुएं रसोई में चाय नाश्ते की व्यवस्था कर रही थी। तभी अचानक गैस खत्म हो जाती है। अरे, ये गैस कैसे खत्म हो गई? दोनों रसोई से बाहर सबके पास आती हैं। माँ जी, गैस खत्म हो गई। क्या? अरे, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई गैस? अभी तो 15 दिन पहले ही गैस लाए थे ना हम। माँ जी, गैस पर दिन में 3 टाइम खाना बन रहा है। तुम दोनों ने ही जानबूझकर ज्यादा गैस खत्म की होगी। यहाँ हम एक एक पैसे की इतनी बचत कर रहे हैं और तुम दोनों हमें ऐसे बर्बाद करती जा रही हो। कोई बात नहीं माँ, मैं नया गैस ऑर्डर कर देता हूँ। कुछ दिन बाद अभय कुमार दोनों अपनी दुकान में थे। वहाँ कुछ ग्राहक बैठे थे। तभी एक शराबी आदमी सिगरेट पीते हुए अभय की दुकान में आता है। अरे भाई, मुझे बढ़िया से साड़ी दे दो। तभी ये आदमी नशे की हाल में अभय की दुकान में रखे कपड़ों के ऊपर गिर जाता है और उसके हाथ की सिगरेट कपड़ों के अंदर गिर जाती है। तभी कुमार उस शराबी आदमी को उठाकर दुकान से बाहर लेकर जाता है। कुमार उस आदमी को वहां से भगा देता है और ग्राहकों को कपड़े दिखाने लग जाता है। तभी वो जलती हुई सिगरेट कपड़ों में भयानक आग पकड़ लेती है और अभय की पूरी दुकान में आग लगने से उसके सारे कपड़े जलने लगते हैं। ये देखकर सब दुकान से भाग जाते हैं। देखते ही देखते आग इतनी ज्यादा फैल जाती है कि वो अभय और कुमार की दुकान को पूरा जलाकर खाक कर देती है। इस हादसे के बाद परिवार में मातम सा छा जाता है। कुछ दिन बाद, ये क्या हो गया हमारे साथ भगवान जी, हम तो एक ही पल में पूरे बर्बाद हो गए। कुमार, अब हमें कोई दूसरा काम तलाश करना होगा भाई, क्योंकि परिवार का गुजारा चलाने के लिए अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा हमें। तभी दोनों भाई घर से बाहर चले जाते हैं। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को। उन्हें कारखाने में 100 रुपए रोज से अनाज की बोरियां उठाने का काम मिल जाता है रात का समय। सुनो बहुओं, इस घर में अब आमदनी काफी कम हो चुकी है, इसलिए अब तुम रोज राशन के दाल चावल और रोटी ही बनाना और खाना भी अब गैस पर ना बनाना, क्योंकि गैस काफी कीमती आ रही है। तो हम खाना किस पर बनाएंगे फिर माँ जी? तुम दोनों छत पे जाके मिट्टी का चूल्हा बना लो और उसी पे खाना बनाया करना।
ये सुनकर दोनों बहुएं दंग रह जाती हैं। तभी वो छत पर आकर मिट्टी का चूल्हा बनाने लगती हैं। छत पर कड़ी धूप और गर्मी लग रही थी। मई का महीना चल रहा था। बाप रे, यहाँ छत पर तो कितनी कड़ाके की धूप पड़ रही है। यहाँ तो 1 मिनट भी बैठा नहीं जा रहा। हाँ, हम इतनी धूप में कैसे खाना बना पाएंगे जेठानी जी। यहाँ तो हमारा रंग 2 दिन में कोयले की तरह काला हो जाएगा। अरे, हमारी दुकान को भी इसी गर्मी के मौसम में जलना था। थोड़े समय बाद चूल्हा बनकर तैयार हो जाता है और दोनों दोपहर की कड़ी धूप में छत पर बैठकर चूल्हे पर खाना बनाने लगती हैं। मुझसे नहीं बैठा जा रहा इतनी धूप में, मैं तो पागल हो जाऊंगी यहाँ। अरे, कितनी चटके लग रहे हैं धूप के। 10 मिनट में ही हमारा शरीर पसीने में गीला हो गया और ऊपर से सूरज आग बरसा रहा है और नीचे ये चूल्हा। इन दोनों की गर्मी में तो हम जान से मर जाएंगे। दोनों तेज धूप में बैठकर आधे घंटे तक खाने की व्यवस्था करने लगती हैं। इस तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। 3 से 4 दिन में ही छत पर खाना बनाने से काजल और पूजा का रंग काला पड़ने लगता है। एक रात काजल अपने कमरे में थी। मेरा शरीर तो कितना काला होता जा रहा है। अगर मैं रोज रोज ऐसे ही छत पर बैठकर खाना बनाने लगी तो मैं तो काफी बदसूरत हो जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे कैसे भी करके खाना बनाने के कहर से बचना होगा। अगले दिन सवेरे, बहुओं जाओ दोपहर के खाने की व्यवस्था करो। पूजा, तू आज नीचे घर के काम कर ले, मैं खाने की व्यवस्था कर लेती हूँ। अरे वाह, चलो, मुझे धूप की गर्मी से छुटकारा तो मिला। अब मैं नीचे घर में ठंडी छांव में आराम से काम करूंगी। काजल छत पर आकर खाने की व्यवस्था करने लगती है। पूजा, अब तू मेरा नाटक देख। यहाँ खाना बनाने का काम तो अब तू ही करेगी। थोड़े समय बाद काजल खाना लेकर नीचे आने लगती है। तभी वो जानबूझकर नीचे सीढ़ियों के पास आकर लेट जाती है। उस समय वहां पर कोई नहीं था। माँ, मेरी टांग टूट गई। बहू, अरे बाप रे। अरे, ये क्या हो गया? मेरा पैर। अरे, ये खाना कैसे गिर गया? क्या हुआ जेठानी जी? मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। निर्मला, तुम बहू को कमरे में ले जाओ, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। थोड़े समय बाद काजल अपने कमरे में बेड पर लेटी थी और उसके पास डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा था। डॉक्टर साहब, आप बाहर जाकर सबको ये कहना कि मेरी एक टांग टूट चुकी है और अब मुझसे चलना फिरना नहीं हो पाएगा। पर तुम्हारी टांग तो ठीक है, मैं झूठ क्यों बोलूं? तभी काजल चुपके से डॉक्टर के हाथों में नोटों की गड्डी थमा देती है। समझ गया। थोड़े समय बाद डॉक्टर बाहर आता है। मेरी बहू ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? काजल का एक पैर फ्रैक्चर हो चुका है, मैंने उसे पट्टी बांध दी है। अब 2 से 3 महीने तक उसे केवल आराम करने दीजिए, वो अब चलना फिरना नहीं कर पाएगी। डॉक्टर वहां से चला जाता है। इसे कहते हैं लोगों को बेवकूफ बनाना। वाह काजल वाह, क्या बहाना करके तूने खाना बनाने के काम से छुटकारा पा लिया। काजल ये सब नाटक कर रही थी। ना वो सीढ़ियों से गिरी थी और ना ही उसका पैर टूटा था। अब बेचारी अकेली पूजा घर के काम भी करती है और साथ ही कड़ी धूप में छत पर जाकर खाना भी बनाती है। कुछ दिन यूं ही बीतने लगे। पूजा काजल के कमरे के पास आती है तो अंदर काजल जोर जोर से हंस रही थी। माँ, हाँ माँ, मैंने बड़ी चालाकी से सबको बेवकूफ बनाया और पैर टूटने की झूठी बात कहकर अपने कमरे में बेड पर आकर लेट गई। अब धूप में खाना बनाने का काम पूजा करेगी। ये बात बाहर खड़ी पूजा सुन लेती है। अच्छा, तो जेठानी जी पैर टूटने का नाटक कर रही है। अगले दिन सवेरे पूजा चाय नाश्ता लेकर काजल के कमरे में आती है। काजल सोई हुई थी। तभी पूजा एक नकली छिपकली को रस्सी से काजल के पैर पर बांधकर वहां से चली जाती है। थोड़े समय बाद जब काजल आंख खोलती है तो अपने पैर पर छिपकली देखकर वो जोर से चिल्लाती है, छिपकली छिपकली छिपकली। काजल चिल्लाते हुए कमरे से बाहर दौड़ते हुए सबके पास आ जाती है। मम्मी, छिपकली, हटाओ इसे कोई। काजल को दौड़ते और कूदते देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अरे बहू, तेरा पैर तो टूटा हुआ था ना, फिर तू दौड़ और कूद कैसे रही है? अरे वाह जेठानी जी, आप तो ठीक हो गई। चलो अच्छा है, अब हम दोनों फिर से घर के काम साथ में करेंगे। अरे ये क्या कर दिया मैंने? सब काजल को ठीक होते देखकर बहुत खुश होने लगते हैं। उसके बाद निर्मला फिर से काजल को छत पर खाना बनाने भेजती है।
तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि कभी भी बुरे काम या किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम आखिर में बुरा ही होता है। पूरी सब्जी खाइए, आइए आइए स्वादिष्ट मजेदार सब्जी पूरी खाइए। ये है मानसी जो अपने ठेले पर पूरी सब्जी लेकर खड़ी थी। सवेरे से दोपहर हो गई पर आज एक भी ग्राहक नहीं आया। अगर आज भी मैं सारी पूरी सब्जी ना बेच पाई तो चाचा चाची जी तो मुझे फिर से मारेंगे। बस कैसे भी करके आज मेरी सारी पूरी सब्जी बिक जाए। थोड़े समय बाद मानसी के पास 2 से 3 ग्राहक आकर सब्जी पूरी खाने लगते हैं। अब शाम तक मानसी की केवल 300 रुपए की कमाई ही हुई थी। ये तो केवल 300 रुपए ही है, अब बाकी के 700 रुपए कहाँ से लाऊं मैं? चाची जी ने तो सारी पूरी सब्जी बेचने को कहा था। तभी मानसी ठेला लेकर आगे बढ़ती है तो एक कारखाने में कुछ मजदूर ट्रक के अंदर बड़े बड़े बॉक्स उठाकर रख रहे थे। एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पर काम कर लेती हूँ, मुझे थोड़े पैसे मिल जाएंगे। मानसी अपना ठेला कारखाने के बाहर खड़ा करके वहां के मालिक के पास काम मांगने जाती है। मालिक, क्या मैं 2 घंटे आपके कारखाने में काम कर सकती हूँ? आप मुझे 2 घंटे का जो भी पैसा दोगे मैं ले लूंगी। तभी कारखाने का मालिक मानसी को हाँ कह देता है और मानसी 2 घंटे तक उस कारखाने में भारी बॉक्स उठाकर ट्रक में रखती है। तभी कारखाने का मालिक मानसी को 200 रुपए देता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी केवल 200 रुपए ही मिले, ये तो केवल 500 हुए। अब बाकी के पैसे कहाँ से लाऊं? अंधेरा हो चुका था और मानसी डरते डरते अपना ठेला लेकर छोटे से घर के बाहर आती है। अब मैं चाचा चाची के सामने कैसे जाऊं? मानसी बड़ी हिम्मत करके घर के अंदर आती है तो अंदर उसके चाचा चाची निर्मला अजीत बैठे थे। आ गई तू, सारी पूरी सब्जी बेचकर आई है ना? चाचा चाची जी, वो आज 500 रुपए की ही कमाई हो पाई। क्या? मैंने कहा था ना तुझे कि सारी पूरी सब्जी बेचे बिना घर मत आना। फिर कैसे आई तू? कोई ग्राहक ही नहीं आ रहे थे चाची जी। ग्राहक कैसे नहीं आ रहे थे? इस गांव में क्या लोगों की कमी है क्या? सब जानते हैं हम। पूरी सब्जी बेचने के बजाय ठेले पर सो रही होगी तू। तो भी निर्मला एक डंडा लेती है और उससे मानसी की पिटाई करने लगती है। नहीं चाची जी, नहीं। अरे करमजली, हम क्या तुझे मुफ्त की रोटियां देते रहे क्या? एक काम तुझसे ढंग से नहीं होता। चल निकल घर से बाहर और बाकी के 500 रुपए लिए बगैर घर मत आना। रात के समय कौन खरीदेगा मुझसे सब्जी पूरी? मैं कल सारी पूरी सब्जी बेचने की कोशिश करूंगी चाची जी। मानसी अपनी चाची के सामने गिड़गिड़ा रही थी। ठीक है, अगर कल तू 1000 रुपए की पूरी सब्जी बेचकर नहीं आई तो हम तुझे जान से मार देंगे। चल जा और हमारे लिए खाना बना। मानसी सामने मिट्टी के चूल्हे के पास आकर बैठ जाती है और खाना बनाने लगती है। दोस्तों, मानसी का जीवन बड़ा ही दर्दनुमा कांटों से भरा है। मानसी सालों से अपने इन जालिम चाचा चाची के साथ उनके घर में रहती आ रही है। कुछ सालों पहले ही मानसी के माता पिता की मौत हुई थी। तब से मानसी अपने चाचा चाची के साथ रहती है। निर्मला की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो हर समय मानसी पर जुल्म सितम करती थी। उससे घर के सारे काम करवाती थी और रोज उसे गांव में पूरी सब्जी बेचने भेजती थी। यहाँ हम एक एक पैसे के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ये मनहूस कहीं की हमारी बात ही नहीं समझ रही। बेटा, आज रात तो तू रह ले यहाँ। अगर कल तू 1000 रुपए की पूरी सब्जी बेचकर नहीं आई ना तो मैं तेरी जान ले लूंगी। निर्मला रोज मानसी को 1000 रुपए की पूरी सब्जी देती थी। जिस दिन मानसी सारी पूरी सब्जी नहीं बेचकर आ पाती थी उस दिन निर्मला ऐसे ही मानसी को मारती पीटती थी। अब जिस दिन मानसी 1000 रुपए की पूरी सब्जी नहीं बेच पाई थी तो वो गांव में कहीं काम कर लिया करती थी या तो भीख मांग कर 1000 रुपए जमा करती थी। निर्मला अजीत ने मानसी को अपनी कमाई का जरिया बना रखा था। वो उसे कमाई करने भेजते थे और खुद सारा दिन घर में आराम करते थे। अगले दिन मानसी फिर से पूरी सब्जी का ठेला लेकर गांव में आती है। बस आज कैसे भी करके मेरी सारी पूरी सब्जी बिक जाए। तभी मानसी के पास एक लड़का महेश आता है। ये सब्जी पूरी बेचने वाली लड़की तो कितनी सुंदर है। सुनिए, ये पूरी सब्जी कैसे दिए? 30 रुपए प्लेट है साहब। अच्छा, मुझे एक प्लेट दे दीजिए। महेश मानसी से पूरी सब्जी लेकर वहीं खाने बैठ जाता है। पता नहीं कब चाची जी मुझ पर जुल्म करना छोड़ेंगी। अगर आज भी मैं सारी पूरी सब्जी नहीं बेच पाई तो चाची जी मुझे फिर से मारेंगे। इस लड़की का चेहरा बता रहा है कि ये बहुत परेशान है। तभी महेश मानसी को पैसे देता है।
पूरी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट थी। फिर आऊंगा खाने। धन्यवाद साहब। महेश वहां से थोड़ी दूर पर जाकर खड़ा हो जाता है और मानसी को देखने लगता है। मानसी अकेली ठेले के पास परेशान खड़ी थी। आखिर इस लड़की को क्या परेशानी है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये बहुत परेशान है। महेश वहां से चला जाता है। इधर मानसी के पास कुछ ग्राहक आते हैं और उससे पूरी सब्जी खरीद कर खाने लगते हैं। शाम का समय। आज बड़ी मुश्किल से मानसी की कमाई 500 रुपए हो पाई थी। आज फिर से मुझे लोगों से पैसे मांगने होंगे। तभी मानसी अपना ठेला लेकर आगे जाती है और राह चलते इंसानों से मिन्नतें करने लगती है। साहब, एक प्लेट खा लीजिए। अरे मुझे नहीं खानी है पूरी सब्जी। मानसी हर एक आदमी महिलाओं से मिन्नतें करने लगी। तभी सामने महेश आता है। बहन, बस एक प्लेट खा लीजिए पूरी सब्जी, केवल 30 रुपए की है पूरी सब्जी। अरे मुझे नहीं खानी पूरी सब्जी, क्यों पीछे पड़ी हो? ये देखकर महेश दंग रह जाता है। ये लड़की लोगों को जबरदस्ती पूरी सब्जी क्यों बेच रही है? अब क्या करूं मैं? मानसी रोते रोते अपना ठेला लेकर वहां से जाने लगती है। उसके पीछे महेश भी आता है। तभी मानसी अपने घर के पास आती है तो सामने ही उसके चाचा चाची आंगन में बैठे थे। महेश एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। अरे ये क्या, तू आज भी सारी पूरी सब्जी नहीं बेच कर आई? चाची जी वो। तभी निर्मला मानसी को एक जोरदार चाटा मारती है। अरे तुझे कहा था ना मैंने कि सारी पूरी सब्जी बेच कर आना, फिर भी तू नहीं बेच कर आई। चल निकल यहाँ से और 1000 रुपए लिए बगैर घर मत आना। निर्मला मानसी को धक्का देकर नीचे गिरा देती है और उसे डंडे से बेरहमी से पीटने लगती है। मानसी दर्द के मारे चीख रही थी, चिल्ला रही थी। थोड़े समय बाद निर्मला अजीत घर के अंदर चले आते हैं। आखिर क्यों भगवान जी, क्यों मेरे जीवन में इतने दर्द लिखे हैं? मानसी फूट फूट कर रो रही थी। तभी महेश उसके पास आता है। सुनिए। महेश को देखकर मानसी झट से खड़ी होकर अपने आंसू पोंछने लगती है। जी साहब, बोलिए। और ये सब क्या था? वो महिला तुम्हें मार क्यों रही थी? कुछ नहीं साहब, ऐसे ही। देखो, मुझे साफ साफ बताओ कि बात क्या है। तभी मानसी अपने चाचा चाची के जुल्म और अपने दर्दनुमा जीवन के बारे में सारी बात महेश को बताती है। अब नहीं बिक पा रही पूरी सब्जी तो मैं क्या करूं? कहां से लाकर दूं चाची जी को पैसे? मानसी की दर्दनुमा कहानी सुनकर महेश भी दुखी हो जाता है। ये कैसे अपने हैं तुम्हारे जो तुम पर इतना जुल्म ढा रहे हैं? तुम क्यों इनके बीच रहकर अपने आप को तकलीफ में डाल रही हो? तुम इन्हें छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? कहाँ जाऊं मैं? मेरे चाचा चाची के सिवा इस संसार में मेरा कोई अपना नहीं है। तो क्या तुम सारी उम्र इनके पास रहकर ऐसे ही जुल्म सहती रहोगी क्या? अब शायद यही मेरा भाग्य है। तभी महेश अपनी जेब से 1000 रुपए निकाल कर मानसी को देता है। नहीं साहब, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मानसी, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर मानसी हैरत भरी निगाहों से महेश की ओर देखती है। हाँ मानसी, मैं तुम्हारे इस दुख भरे जीवन में खुशियां लाना चाहता हूँ। तुम्हें इस जुल्म भरे जंजीर से आजाद करवाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी मानसी? मानसी थोड़ी देर सोचती है, फिर वो उसे हाँ कह देती है। अगले दिन मानसी अपने चाचा चाची के साथ अपने घर में थी। तभी महेश अपने माता पिता हरिया अनुजा को लेकर मानसी के घर आता है और चाचा चाची से मानसी का हाथ मांगता है। अरे नहीं नहीं, हम मानसी की शादी नहीं करवाना चाहते, आप लोग जाइए यहाँ से। पर मुझे इनसे शादी करनी है। अपनी बकवास बनकर, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। और आप लोग जाइए यहाँ से, हमें नहीं करानी मानसी की शादी। तभी महेश अपने मोबाइल में कल रात की वीडियो निर्मला और अजीत को दिखाता है, जिसमें निर्मला मानसी को बेरहमी से पीट रही थी। महेश ने ये वीडियो चुपके से अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था। उस वीडियो को देखकर अजीत निर्मला के तो होश उड़ जाते हैं। मैं चाहूँ तो इस वीडियो को पुलिस को दिखाकर आप दोनों को हवालात की हवा खिला सकता हूँ। अपनी भतीजी पर इस तरह का जुल्म करने के जुर्म में आप दोनों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। ये सुनकर निर्मला अजीत घबरा जाते हैं। अरे नहीं नहीं, अब बेटा ऐसा मत करना, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। फिर क्या था, अगले ही दिन निर्मला अजीत मानसी की शादी महेश से करवा देते हैं और मानसी उसी गांव में महेश के बड़े से घर में आकर महेश और उसके माता पिता के साथ रहने लगती है। महेश के माता पिता और महेश मानसी को खूब प्यार देने लगे और मानसी अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।
सारंगपुर गांव में बूढ़ी महिला यामिनी अपनी जवान बेटी रजनी के साथ छोटे से घर में रहकर बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रही थी। कुछ महीनों पहले ही रजनी के पिता की मौत हुई थी। तब से रजनी ने अपनी पढ़ाई छोड़कर लोगों के कपड़े धोने का काम शुरू किया और उसी कमाई से वो अपना और अपनी माँ का गुजारा कर रही थी। एक शाम, क्या हुआ रजनी, किस सोच में डूबी हुई है तू? माँ, अगर बाबा जीवित होते तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके रेलवे में नौकरी करती थी। मेरा बचपन से सपना था माँ कि मैं रेलवे में नौकरी करूं, पर मेरा ये सपना सपना बनकर ही रह गया। ये सब भाग्य का खेल है बिटिया। आखिर कब तक हमें इस गरीबी में घुट घुट कर जीना होगा माँ? रजनी का सपना रेलवे में नौकरी करने का था, पर परिवार की गरीब हालत और पिता की मौत ने उसके सपनों को मिट्टी में मिला दिया था। अगले दिन रोज की तरह रजनी गांव वालों के घरों में जाती है और उनसे उनके मैले कपड़े लेकर दरिया के पास आती है और वहां पर बैठकर सारे कपड़े धोने लगती है। भगवान जी, मैंने सुना था कि हर इंसान के जीवन में एक जादू की छड़ी आती है और जब वो घूमती है तो उस इंसान का जीवन बदल जाता है। फिर मेरे जीवन में वो जादू की छड़ी क्यों नहीं आ रही है भगवान? आखिर कब तक मैं ऐसे दूसरों के कपड़े धोने का काम करूं? मुझ गरीब पर भी रहम कीजिए भगवान जी, मेरे भी जीवन से ये गरीबी दूर कर दीजिए। रजनी खूब रोने लगती है। तभी शाम तक सारे कपड़े धोने और सुखाने के बाद वो घरों में जाकर लोगों को उनके कपड़े वापस देती है और बदले में लोग उसे कुछ पैसे देते हैं। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। एक दिन रजनी एक अमीर महिला जानकी के बड़े से घर में आती है तो वहाँ जानकी और उसके पति आलोक के बीच बहस चल रही थी। अरे, तुम्हें अब तक चिकन बिरयानी तक बनानी नहीं आती? मैं हर बार इतना सारा चिकन लाता हूँ और तुम हर बार बिरयानी खराब कर देती हो। आलोक चिकन बिरयानी खाने का बड़ा शौकीन था। मुझे नहीं आती चिकन बिरयानी बनाना, फिर आप क्यों हर बार मुझे चिकन बिरयानी बनाने को कहते हो? तो तुम कहीं से सीख क्यों नहीं लेती चिकन बिरयानी बनाना? कब तक मैं बाहर होटल में जाकर चिकन बिरयानी खाता जाऊं? दोनों की ये बहस सुनकर रजनी घबरा जाती है। तभी जानकी की नजर रजनी पर पड़ती है। रजनी, तुम? मालकिन, वो कपड़े। रुक, मैं तुझे कपड़े ला कर देती हूँ। जानकी अपने कमरे में चली जाती है और आलोक सामने सोफे पर बैठ जाता है। पता है कि पति को चिकन बिरयानी बहुत पसंद है, फिर भी जानबूझकर जानकी बिरयानी बनाना नहीं सीखती। अब कैसे खाऊं मैं बिरयानी? साहब, आप बुरा ना माने तो मैं आपके लिए बना दूं चिकन बिरयानी। तुम्हें आती है चिकन बिरयानी बनाना? जी साहब। तभी जानकी कपड़े लेकर वहां आती है। तुम जानकी को सिखा दोगी चिकन बिरयानी बनाना? जी साहब, सिखा दूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं बस 2 मिनट में चिकन लेकर आता हूँ। आलोक बाहर चला जाता है। ये आलोक जी भी ना, पता नहीं कहां से इनके सिर पर चिकन बिरयानी खाने का भूत सवार है। थोड़े समय बाद आलोक 1 किलो चिकन लेकर आता है। ये लो रजनी, और जल्दी से बढ़िया सी चिकन बिरयानी बना दो। तभी रजनी जानकी के साथ उसके घर की रसोई में आती है और अपने हाथों से चिकन बिरयानी बनाने लगती है। रजनी को खाना बनाना बहुत अच्छे से आता था। 1 घंटे बाद चिकन बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है और जानकी थाली में बिरयानी लेकर बाहर आलोक के पास आती है। जब आलोक वो बिरयानी खाने लगता है, वाह 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 रजनी, क्या स्वादिष्ट चिकन बिरयानी बनाई है तुमने। अरे, ऐसी मजेदार बिरयानी तो मैंने आज तक नहीं खाई। सच में रजनी, बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी बनाई है तूने। धन्यवाद मालकिन। अरे रजनी, मैंने तो सुना था तू पढ़ी लिखी है, फिर तू ये कपड़े धोने का काम क्यों करती है भला? अपना और अपनी माँ का पेट पालने के लिए मालकिन। मेरा तो सपना था कि मैं पढ़ लिख कर रेलवे में नौकरी करूं, पर गरीबी और हालात ने मेरे सपनों को चूर कर दिया। एक तरीका है, तुम्हें रेलवे में काम करने का मौका भी मिल जाएगा और तुम्हारी अच्छी खासी आमदनी भी होने लगेगी। वो कैसे साहब? मैं रेलवे में टीसी की नौकरी करता हूँ। मैं ट्रेन में हर जगह सफर करता हूँ। ट्रेन में ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो खाना बेचते हैं। अगर तुम ट्रेन में चिकन बिरयानी बेचने का काम करोगी तो तुम्हारा ये धंधा बहुत चलेगा, क्योंकि ट्रेन में हमेशा हजारों और अलग अलग लोग आते हैं। उपाय तो आपका बढ़िया है मालिक, पर मुझे कौन परमिशन देगा ट्रेन में बिरयानी बेचने की? अरे, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें रेलवे कारीगर कारोबारी बिल्ला दिला दूंगा, जिसमें तुम आराम से ट्रेन